नमस्कार श्रोताओं, मेरा नाम रोहित। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है आज की। जैसे कि मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो डाला था कि मैं अब अपनी ऑटोबायोग्राफी बाबा जी के संदर्भ में बोलूँगा कि मैंने कैसे बाबा जी मिले और उनके मिलने के बाद क्या क्या ऐसी घटनाएं हुई जिससे मुझे बहुत सी चीज़ों का पता लगा। और आपने जैसे 5 साल से बाबा जी को कुछ लोग सुन रहे हैं, कुछ नए भी हैं, बहुत से पुराने भी हैं। तो बहुत से लोगों का हमेशा मेरे पास ये प्रश्न आता था कि आप बताइए बाबा जी के बारे में, कैसे मिले, क्या हुआ, आपकी लाइफ में क्या हुआ। तो उसी के लिए मैंने अब ये वीडियोस की सीरीज़ शुरू की है। एक वीडियो में तो सब कुछ बताया नहीं जा सकता, पर कई वीडियोस इसके लिए मैं लेके आऊँगा। आज मैं आपको ये बताऊँगा कि कैसे फर्स्ट टाइम मैं बाबा जी से मिला और उसके बाद की कुछ घटनाएं, या आप कह लीजिए कि क्या क्या चमत्कार हुए, आपको वो बताऊँगा। तो ये जो सारी वीडियोस हैं, ये हम एक प्लेलिस्ट बना देंगे जिसका नाम रोहित ऑटोबायोग्राफी लिखा जा सकता है, या रोहित बायोग्राफी। इस तरह से जो भी प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस को बना दिया जाएगा। रोहित ऑटोबायोग्राफी के नाम पे ही हम प्लेलिस्ट बनाएंगे, तो आप कभी भी इन वीडियोस को बार बार सुन सकते हैं। तो जब एक प्लेलिस्ट बनी होगी तो आप बार बार इसको रेफ़र कर सकते हैं। तो मैं कहानी की शुरुआत करता हूँ कि मैं पहली बार बाबा जी से कब मिला। मेरा दोस्त एक बाबा जी के पास जाता होता था। मेरा दोस्त वो था, तो बाबा जी के पास जाते होते थे वो। तो एक दिन कुछ सामान, मैं पास के गांव से हूँ, मतलब छोटा सा शहर है मंडी डबवाली, और बाबा जी रहते हैं गिद्धड़बाहा में। तो ये 30 किलोमीटर दूर है। तो वो जो मेरा दोस्त था वो भी मंडी डबवाली से ही थे। तो एक दिन 2008 की बात है। मैं तब बीटेक कर रहा था। मैंने इंजीनियरिंग में पढ़ाई की है अपनी। तो मैं बीटेक कर रहा था, तो मुझे फ़ोन आया कि हमें कुछ सामान दे के आना है गिद्धड़बाहा में। तो मैंने कहा ठीक है। कहते कि मोटरसाइकिल पे चलेंगे, घूमते हुए जाएंगे। उस उम्र में यही बहुत अच्छा लगता था कि यार चलो घूमते हुए बातें करते हुए जाएंगे। तो मुझे नहीं पता था कि क्यों जाना है, किस तरह से जाना है। उसने मुझे सामान पकड़ाया, मुझे तो उसके साथ जाना था। तो ऐसे करके कि उसने, जब हम गिद्धड़बाहा पहुँचे तो जो बाबा जी का पुराना घर है उसमें हम चले गए। तो मैं बाहर की तरफ बैठ गया और बाबा जी उसी अपने कमरे में कुछ कंप्यूटर पे काम कर रहे थे। शायद मुझे लगता है कि प्रिंटर का कोई पार्ट देना था या प्रिंटर देना था, मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है, बहुत पुरानी बात है। तो मैंने बाबा जी को फर्स्ट अपीयरेंस में कैसे देखा कि पूरे वाइट कुर्ता पजामा उन्होंने डाल रखा था। तो मैंने उनको देखा तो बस, मतलब कोई ज़्यादा, बस देखा और दिखता रह गया कि ठीक है कोई है जो अंदर बैठे हैं। तो उन्होंने कोई अपनी बात की और मैंने उनको बुलाया दूर से ही, उन्होंने ही भी मेरा दूर से ही जवाब दिया। तो बस इस तरह से मैंने चाय पी और मैं निकल गया। तो जब निकलते हुए मैंने अपने दोस्त से पूछा कि ये कौन है जिनके घर हम आए थे। तो उसने बोला कि यार ये मेरे गुरु जी हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मेरे को तो इतना पता नहीं था तब अध्यात्म का, या कुछ इतना ज्ञान नहीं होता था कि, या क्योंकि उम्र उस टाइम पे मेरी उम्र थी कुछ, आप लगा लीजिए आज मैं 36 साल का हूँ। 2000 तो 2008 में मैं, आप लगा लीजिए 19 साल का था मैं। तो मैंने उससे वो, मतलब वो भी मेरे साथ बीटेक करता था
और हम बीटेक में भी क्लासमेट थे। तो मुझे उस दिन उसने थोड़ा बहुत बताया बाबा जी के बारे में। तो ठीक है, मतलब मिल के आ गए। तो धीरे धीरे वो मेरा क्लासमेट था, मैं एक बार उधर जा आया था, तो ऐसे करके कई बार फिर जाना हुआ। मिलना इतना नहीं हुआ, बट जाना हुआ, क्योंकि बाबा जी मिलते नहीं थे। तब भी बहुत कम लोगों से ही मिलते थे। तो उसके बाद मैं 3-4 बार गया, मुझे बाबा जी के बारे में और भी चीज़ें पता लगी, तो मुझे जिज्ञासा हुई अंदर से। पर इतने में क्या हुआ कि 2006 में मेरी बीटेक शुरू हुई थी, 2008 में मैं पहली बार मिला था, 2010 में मेरी बीटेक कंप्लीट हो चुकी थी। कंप्लीट इन सेंस मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई थी, बट मैंने कुछ पेपर्स को पास नहीं किया था। मेरे 2 से 3 पेपर जिनमें मैं फेल हो गया था, मैथमेटिक्स के पेपर्स थे वो। तो वो मेरे मैं नहीं पास कर पाया था, तो मुझे उनको रीअपीयर होना पड़ता था। तो 2010 में मेरी साथ के साथ जॉब लग गई। मैं वहाँ से अपने शहर से चंडीगढ़ आ गया, और जो मेरा दोस्त था वो भी मेरे साथ वहीं पे ही रहता था, चंडीगढ़ में ही। उसकी जॉब तो नहीं लगी थी, बट उसका प्रोफेशन कुछ और था, सिंगिंग प्रोफेशन था उसका। तो हम वहाँ पे जब एक एक जगह पे रहते थे, तो हम इकट्ठे रूममेट भी बन गए। पहले क्लासमेट थे, फिर रूममेट बन गए। तो और बाबा जी के बारे में जानने को मिला। और कभी कभी ऐसा होता था कि मन करता था कि यार एक बार उनसे मिल के आया जाए, पर कभी कुछ ऐसा प्रोग्राम नहीं बनता था। बट इसके दौरान क्या हुआ, जब 2010 में मेरी बीटेक हो गई, तो मैंने जॉब शुरू कर दी। मेरी जॉब को 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, बट जो पेपर मैं पास नहीं कर पाया था अपने बीटेक के टाइम पे, वो पेपर मेरे रहते गए, क्योंकि अब जॉब के साथ मेरे को पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा था। और मैं क्या करता कि जब 6 महीने बाद पेपर होने होते थे, मैं जाता, पेपर देता, और वैसे ही खाली पेपर दे के आ जाता था, क्योंकि मुझे कुछ आता ही नहीं था। आता तो जब मैं पढ़ता था तभी नहीं आता था, अब तो मैं बिल्कुल ही जब जॉब ही करने लग गया तो क्या पढ़ूंगा। तो ऐसे करके क्या हुआ, 2-3 साल बीत गए। और जब एक आपको बीटेक में एक ऑप्शन होता है कि अगर आपका कोई पेपर रह जाता है, जैसे 4 साल का, 2006 से 2010 तक की डिग्री थी, तो आप अपने पेपर्स को 2014 तक पास कर सकते हैं। अगर आप 2014 तक नहीं पास कर पाए, तो आपको वो NFTT दे देते हैं, जिसका मतलब होता है कि दिस पर्सन इज़ नॉट फिट फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो अब उन लोगों की तो, जो मेरा दोस्त था, उनकी तो बाबा जी से बात होती रहती थी। और मैं 2013 में आ गया, और मेरे पास एक चांस रह गया था। उसके मेरा फाइनल चांस था। उसके बाद एक गोल्डन चांस होता है, मतलब फाइनल चांस में भी आपका नहीं हुआ तो आपका गोल्डन चांस होता है। तो उन्होंने मेरे को बाबा जी के बारे में बहुत सी बातें बताई थी। तो मैंने उनको एक बार बोला, यार कि मैं ऐसा करके मेरा पेपर नहीं पास हो रहा है, तुम तो बात करते हो, तुम मेरी भी रिक्वेस्ट डाल के उनको साथ बोलो कि हमारे साथ एक लड़का है जो पेपर नहीं पास कर पा रहा है, और अगर वो पेपर नहीं पास करेगा उसको NFTT मिल जाएगी, और मुझे अगर NFTT मिल गई तो मेरी तो बीटेक हुई नहीं, मेरी तो डिग्री नहीं हो पाएगी। तो अब मेरी मेरी जॉब भी लग गई है। चलो ये भी होता है कि पहले क्लियर करो फिर जॉब लगेगी, पर मेरी जॉब लग गई है। तो मेरे को अब ये प्रॉब्लम है, क्योंकि इतने टफ सब्जेक्ट हैं, मैं क्या करूं। तो उन्होंने अभी मेरी चीज़ को, उसको 6 महीने पेपर को पढ़े थे, मैंने पहले ही बोल दिया। तो उन्होंने तो जो मेरे दोस्त थे, उन्होंने बात की बाबा जी से कि ऐसे करके हमारा एक दोस्त है, और ऐसे करके उसके पेपर नहीं हैं। तो बाबा जी ने उसको बोला कि हाँ, उसको बोलो कि उसका क्लियर हो जाएगा। तो
उन्होंने ये बोला और मेरे दोस्त ने मेरे पास बताया। तो मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो जाएगा, आता मुझे कुछ है नहीं, मुझे कैसे, मतलब मेरे को कोई डायरेक्शंस तो दो, ऐसे तो मेरा पहले क्यों नहीं हो गया। तो अब मेरे को लगा यार ऐसे ही मेरे को लगता है कि उन्होंने बोल दिया कि हो जाएगा। मैंने कहा होना हवाना क्या है भाई, खुद ही कुछ करना पड़ेगा, ऐसे क्या होना है। पर वही बात है, टाइम मिल नहीं रहा था। तो मैंने इस दौरान एक दो बार और बात की। मैंने कहा यार तुम बात करो ना, ऐसे कैसे, मतलब तुम्हें भी पता है अगर मैं कुछ लिख के नहीं आऊँगा तो कैसे हो जाएगा मेरा पेपर, जब मैंने कुछ, मेरे को आता ही नहीं है। या तो मैं सारी जॉब छोड़ के पढ़ने लग जाऊँ, पढ़ के और इतना पढ़ूँ कि मैं एटलीस्ट सिक्योर कर लूँ इतने मार्क्स की मैं पास हो जाऊँ। बट ये क्या बात हुई। तो उन्होंने, मेरे को याद नहीं है कि उन्होंने दूसरी बार बात की या नहीं, या एक बार की, हम शायद, मेरा एक बार बीच में जाना हुआ। तो मैंने भी उनको कहा कि ऐसे करके मेरा एग्ज़ाम है जी, भी मेरे पास पढ़ाई नहीं होती, ये सिचुएशन है, घर की भी ये सिचुएशन है, घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, जॉब करनी पड़ेगी, जॉब भी नहीं छोड़ सकते और पेपर भी क्लियर करना है, फाइनल चांस है। तो मैंने उनको ये सारी बात बताई। तो उनका जवाब था ठीक है तुम्हारा इस बार हो जाएगा। मैंने फिर सोचा, मैं कि यार ऐसे कैसे हो जाएगा। तो चलो मैं अपने दिमाग में जो सोचता रहा। इस दौरान क्या हुआ 6 महीनों में कि मेरे पास एक जॉब अपॉर्चुनिटी आई कि मैं घर पे बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर सकता हूँ। ये 2000 आई थिंक 13 की बात होगी, जब 13 की ही, जब मैं 13 में ही मेरा, 14 में आई थिंक जनवरी में मेरा फाइनल चांस था। तो 2013 में या 14 के शुरू में मेरे पास जॉब अपॉर्चुनिटी आई कि मैं जॉब कर सकता हूँ घर पे बैठ के। तो मैंने वो ले ली। तो मैंने सोचा कि यार चलो एक बात तो अच्छी हुई, मैंने उनको कह दिया था, उन्होंने मेरे को कह दिया था हो जाएगी, बस वो बात, वो उसके बाद मैंने भी वो सोचना बंद कर दिया। पर मुझे यही था कि यार ऐसे कैसे हो जाएगा। तो मेरी जब ये हुई, अपने वर्क फ्रॉम होम हुई, तो मैंने पढ़ना शुरू किया। अब पढ़ना तो मतलब ऐसे तो नहीं पढ़ा जाता, बट वही है कि थोड़ा बहुत 10 दिन पहले पढ़ लिया पेपर के। तो क्या हुआ उस टाइम पे, मेरी सिस्टर थी जो मेरे से छोटी थी। तो पहले तो किसी को घर में बताया नहीं था कि मैं पेपर में पास नहीं हो पाया हूँ। पर जब मेरी जॉब लग गई, वर्क फ्रॉम होम आ गया, पैसे मिलने लगे, और मेरी बहन की एमएससी कंप्लीट हो गई मैथमेटिक्स की, तो मैंने उसको बताया ऐसे करके, देख मेरे पास 2 महीने हैं, तू मेरे को पढ़ा दे, छोटी बहन को तुम पढ़ा दे और शायद मेरा क्लियर हो जाए। तो उसने भी मेरे को थोड़ा बहुत पढ़ाना शुरू किया। समझ कम आता था, मैथमेटिक्स था, बट फिर भी चलो पढ़ लिया। तो क्या हुआ, मैं पेपर में री अपीयर हुआ। मेरे 2 पेपर थे, एक था M1, एक था M3। तो पहला मेरा M1 का पेपर था और मैंने पढ़ा भी M1 ही था। मैंने सोचा चलो M1 अभी कर लेता हूँ, गोल्डन चांस में M3 कर लूँगा। अब दोनों पेपर तो एक साथ पढ़ने बड़े मुश्किल हैं। तो क्या हुआ कि मैं M1 दे के आया, मेरा पेपर ठीक ठाक सा हुआ और मैंने M3 भी दे दिया था, दिया ही था, रीअपीयर तो होना ही था, दिया था। बट वो पेपर मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ था। और उस पेपर में एक बहुत ही जो घटना हुई मेरे साथ, मैं चीटिंग कर रहा था पेपर के बीच में M3 में। जब चीटिंग कर रहा था तो मुझे इनविजिलेटर ने पकड़ लिया। अब जब इनविजिलेटर ने पकड़ लिया तो इनविजिलेटर ने मेरे को ले गई और वो एक सुपरिटेंडेंट के पास ले गई। सुपरिटेंडेंट एक लेडी थी, बहुत ज़्यादा सख्त थी। वो कहती इसका पेपर कैंसिल करो। मैंने कहा मैम पेपर कैंसिल करोगे? वो कहते पेपर भी कैंसिल होगा और तुम्हारे पे केस भी बनेगा चीटिंग का। और वो बहुत सख्त थी, बहुत ही ज़्यादा सख्त थी। तो मैंने कहा यार ये तो प्रॉब्लम होगी, मेरी तो बीटेक,
मैं तो कंप्लीट करने के लिए कर रहा हूँ। मैंने उसको रिक्वेस्ट किया कि मैडम मेरी बीटेक कंप्लीट हो चुकी है, मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ, अगर आप ये चीज़ करोगे मेरा तो करियर ख़राब हो जाएगा। वो कहती देखो वो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। तो मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा था मैम ये मत करो। इन द सेम टाइम इतनी गुस्सा थी वो, उसके फ़ोन पे एक रिंग बजती है। उसने फ़ोन उठाया, फ़ोन पे कोई बात कर रही थी और वो फ़ोन पे बात करती करती कोई उसको गुड न्यूज़ मिली और वो बहुत खुश हो गई। उसने 3-4 मिनट मेरे मेरे सामने खड़ी फ़ोन पे बात की और जैसे ही उसने फ़ोन रखा उसका मूड काफ़ी हद तक ठीक हो गया था। तो मैंने फिर बोला मैं कि मैम प्लीज़ आप मेरे साथ ऐसा मत करो। कहती तुम्हें कुछ आता है? मैं कहा नहीं। कहती फिर पेपर देना है? मैं कहा मैडम आप पेपर ले लो, पेपर में मुझे कुछ नहीं आता बट आप पेपर ले लो। मेरे को कहती ठीक है तू जा पेपर सबमिट करवा। तो कहने का ये मतलब है कि एक तो ये किस्से से मैं बाहर आया। अब बाबा जी ने भी ये बात बोली हुई है कि तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। पेपर में मैं बस कुछ भी नहीं लिख के आया, 2-3 मार्क्स का लिख के आया हूँ और मेरा पेपर, और जब मेरा शुरू में ही 2-3 मार्क्स का किया और उसके बाद ये सारी घटना हो गई, मुझसे पेपर ले लिया गया, मेरे को खड़ा कर दिया गया, फिर वो मेरे को बोलती, तो ये घटना उसी दिन हो रही है। तो चलो मेरे को ये, मैंने पेपर दे दिया, मैंने कहा चलो जान छूटी, अब ये तो कंफर्म है, इसमें तो मैं पास होऊंगा ही नहीं, क्योंकि मेरे को पता ही है जब मैंने लिखा ही 2-3 मार्क्स का है, दुनिया की कोई ताकत नहीं मेरे को पास होने से रोक सकती, पास हो कर नहीं सकती। तो पहला एक M1 मैंने दे दिया था, वो मेरे को जितना आता था मैंने कर दिया था। तो अब मेरे को कंफर्म हो चुका था कि मैं भाई इसमें M3 में तो फेल ही हूँ। M1 में भी मेरे को था कि मैं नहीं पास कर पाऊँगा क्योंकि मेरा पेपर इतना अच्छा नहीं हुआ था। तो अब मैंने सोचा कि अब यार मैं क्या बोलूँ, अब मेरा पेपर, उन्होंने मेरे को, बाबा जी ने, मेरे दिमाग में ये भी थॉट्स आए कि यार मेरे को इन्होंने ऐसे ही बोल दिया, भी मेरे को यही बोल देते भी पढ़ ले यार तू, क्यों इस चक्कर में पड़ा है, मैं शायद पढ़ लेता। अब इन्होंने मेरे को ये बोल दिया था कि तेरा पास हो जाएगा और मेरे साथ ये किस्सा हो गया और M1 मेरा अच्छा नहीं हुआ। तो मैंने सोचा भी ठीक है, फाइनल चांस भी गया, अब गोल्डन चांस में देखेंगे भाई, एक फाइनल चांस है, हुआ हुआ, नहीं तो जो हुआ देखी जाएगी, फिर और क्या है, जॉब कर रहे हैं, यही छोटी मोटी नौकरी करते रहेंगे। तो क्या हुआ जी, मेरा रिज़ल्ट आ गया। तो मेरे को मेरे भाई ने बोला कि तेरा रिज़ल्ट आ गया। मैंने कहा यार क्या रिज़ल्ट आएगा, फेल ही हूँ मैं 2 पेपरों में। कहते फिर भी तू अपना रिज़ल्ट तो देखा। मैंने कहा चल ठीक है चलते हैं। तो मैंने, सॉरी मैं नहीं था क्योंकि मैं तो जॉब कर रहा था, मैंने अपने जूनियर, जो मेरा जूनियर होता था कॉलेज में, मैंने उसको बोला कि यार तू हॉस्टल में ही है, तू मेरा रिज़ल्ट देखा जाके, वैसे तो मेरे से मेरे 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 पास कोई उम्मीद नहीं है, चलो रिज़ल्ट देख लेते हैं। तो रिज़ल्ट में क्या हुआ जी, M1 की बात कर रहा हूँ, 24 नंबर वाला पास होता है। तो वहाँ पे मैं M1 में, जो कि मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ था, मैं M1 में पास हो गया। अब पास कैसे हुआ, उन्होंने वहाँ पे मेंशन कर रखा था कि इस बंदे को ग्रेस मार्क्स मिले हैं। मतलब मैं पास नहीं था, मेरे हो सकता है 19-20 नंबर थे, 19 थे, 18 थे, मुझे 4 से 5 नंबर की उन्होंने ग्रेस दे दी कि ये बंदे को हम पास करने के लिए ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं, चाहे ये पास नहीं हो रहा। तो मेरे को उसने फ़ोन पे बोला कि तू तो पास हो गया। मैंने कहा यार तूने रिज़ल्ट किसी और का देख लिया है, हो ही नहीं सकता मैं पास हो जाऊं। मतलब जब बंदे को उम्मीद ही नहीं है भी मैं पास हो जाऊंगा तो वो यही कहेगा कि मैं नहीं हो सकता हूं। तो मेरे को कहता सर आपका ही, सर बोलता था, वो कहता सर आपका ही नंबर, रोल नंबर ये है, हाँ ये रोल नंबर है, नाम ये है, ये है, सर आपके तो 24 आ गए। मैंने कहा यार मेरे 24 आ गए, मैं खुश भी हूँ अंदर से, और मेरे को बाबा जी की बात भी उस टाइम पे एकदम से क्लिक की। मैंने कहा यार मैं पास हो गया, ये कैसे पॉसिबल है। और मुझे
मुझे फिर पता लगा कि ये ग्रेस मार्क्स मिले हैं ना, तो ठीक है चलो पास हो गए। अब ठीक है, M1 में पास हो गया मैं। अब M3 में तो मेरे से पेपर ही खींच लिया था, मैंने कुछ लिखा ही नहीं था। M1 में तो फिर भी मैंने कुछ लिखा था। अब क्या हुआ, M3 में क्या हुआ, M3 का रिजल्ट भी था, M3 में मैं फेल था। तो M1 में मैं पास हो गया, M3 में मैं फेल हो गया, बट मेरे पास फाइनल चांस था, उसके बाद गोल्डन था। तो उसी साल क्या हुआ, यूनिवर्सिटी ने एक रूल निकाला सेम ईयर। वो रूल ये निकाला कि अगर किसी आदमी का सिर्फ एक पेपर रह जाता है, वो अपनी बीटेक क्लियर कर चुका है, बीटेक का उसका टाइम निकल गया है और उसका एक पेपर ही सिर्फ रहता है। अब मेरे 2 पेपर रहते थे, बट मेरा टेक्निकली मेरा एक तो क्लियर हो गया ग्रेस मार्क से। एक पेपर जिसका भी रहता है और उसके अगर इंटरनल और एक्सटर्नल को मिला के 40 नंबर बन जाते हैं, तो वो इतने पैसे सबमिट करे। उसके इंटरनल एक्सटर्नल में 40 बनते हैं तो उसको भी हम पास बोलेंगे। अब इसका मतलब क्या है, इंटरनल में आपको कम से कम 16 नंबर चाहिए होते हैं पास होने के लिए, एक्सटर्नल में आपको 24 चाहिए होते हैं। अब 24 प्लस 16 40 आपको चाहिए होते हैं 100 में। अब M3 का पेपर मेरा ले लिया गया था। मेरे साथ क्या हुआ, मेरे इंटरनल में 34 मार्क्स लगे थे, मतलब बहुत ज़्यादा लगे थे। टीचर ने खुश होके लगा दिए थे। एक्सटर्नल में मेरे 6-7 नंबर बन गए थे, जो मेरा पेपर उन्होंने खींच लिया था। तो 34 प्लस 6 मेरा इसका जोड़ 40 बन गया था। तो मैंने क्या किया, मैंने उनको पेमेंट, जो उनका एक फॉर्म का प्रोसेस था वो दिया। इसके साथ मेरा M1 भी क्लियर हो गया, M3 भी क्लियर हो गया। M1 ने मेरी एलिजिबिलिटी बना दी उस चीज़ के लिए। तो बस मैं सोचता रहूं, मैं कह रही ये हुआ क्या, जिस बंदे को बिल्कुल ही उम्मीद नहीं है कि वो पास हो जाएगा, ना M1 में ना M3 में। M1 में ग्रेस मार्क्स मिल गए, M3 में मेरे को ये रूल पास हुआ और वो रूल फर्स्ट टाइम आया था। और उसके बाद मेरे को नहीं लगता कि वो रूल आया है या नहीं, मेरे को पक्का नहीं पता, बट उसी साल ये रूल फर्स्ट आया था और मैं दोनों पेपर में पास हो गया। और मैं बहुत खुश हुआ, मैं यार पास हो गया, मेरे को तो उम्मीद नहीं थी मेरे को डिग्री मिलेगी, बट मेरे को तो अब डिग्री मिलेगी। तो मैंने फिर अपने दोस्त को फ़ोन किया कि तुम यार बाबा जी को ये बात बताओ कि मैं दोनों पेपरों में पास हो गया। तो उन्होंने बताई अपने हिसाब से, तो वो कहते ठीक है। तो ये चीज़, जैसे एक बार बाबा जी ने भी इस बात का जिक्र किया था कि रोहित पास नहीं हो रहा था, तो उसके पीछे की बिहाइंड द स्टोरी कि ये कैसे हुआ। बंदे को उम्मीद नहीं है, उसका पेपर ले लिया गया है, जब पेपर ही ले लिया, लिखा कुछ नहीं है, और उस साल एक रूल पास होता है। और वो रूल मेरे पे इसलिए अप्लाई हुआ कि मैं M1 में पास कर गया था। और M1 में मैं कैसे पास किया था, क्योंकि मुझे ग्रेस मार्क्स मिल गए थे। तो इसको मतलब ये मेरे लिए क्या, सबके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको लगता नहीं है कि इससे बड़ा चमत्कार कोई हो सकता है। एक बंदे को बिल्कुल ही उम्मीद नहीं है। पहले आप और चीज़ देखिए कि पहले मैं एटलीस्ट कुछ लिखने के लिए M1 के पेपर में मुझे कुछ लिखने के लिए मैं हुआ। वो कैसे हुआ कि मेरी जॉब पहले ऑफिस जॉब थी, फिर मुझे वर्क फ्रॉम होम मिला, मैं पैसे कमाने लगा। मैंने अपनी सिस्टर को बताया मेरा पेपर रहता है, उसने मेरी चलो कहती कि मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ें करवा देती हूँ। मैंने इम्पॉर्टेंट चीज़ें करी, हो सकता है मैंने 15 का किया, 16 का किया, 17 का किया, मुझे ग्रेस मार्क्स मिल गए। ग्रेस मार्क्स मेंशन नहीं करते, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को 7 या 8 नंबर ग्रेस मार्क्स के आराम से मिले हैं, क्योंकि मेरा पेपर ही इतने का हुआ था, 13, 14, 15 नंबर बन रहे थे।
हो सकता है एक दो ऊपर नीचे हो गए हों, बट मुझे अच्छी खासी ग्रेस मिली। और इतनी ग्रेस मिलती नहीं है, ग्रेस मिलती है सिर्फ 2 से 3 या 4 मैक्सिमम। जब तक मैंने पुराने पेपरों में ये देखा था कि मुझे 4, 3, 4, 5 की ग्रेस रेयर मिलती होती थी, बट ये मुझे पता है कि यहाँ पे मुझे ग्रेस ज़्यादा दी गई, ग्रेस ज़्यादा मिली, मैं पास हो गया। उसकी वजह से मेरी M3 में एलिजिबिलिटी बनी, इंटरनल में नंबर अच्छे थे, एक्सटर्नल में 5-6 आए। तो इस तरह से मेरी डिग्री क्लियर हुई, जो कि मैं सोचता था यार इन्होंने वैसे ही बोल दिया। तो उस टाइम पे मुझे पहला झटका लगा कि यार कुछ तो है, ये ऐसा हो नहीं सकता कि एक बंदे ने कुछ पेपर में लिखा ही ना हो और एक रूल पास हो जाए, और उससे पहले जो पेपर हुआ है फेल उसमें भी था, उसमें ग्रेस मार्क्स मिल जाने। तो वीडियो 25-26 मिनट की हो चुकी है। अब मैं अगली वीडियो में आगे की बातें बताऊंगा कि इसके बाद फिर मैंने और जाना मैं शुरू हो गया, और मैंने उनसे बातें करनी शुरू कर दी, और कैसे कैसे उन्होंने हमारे हर लाइफ मूवमेंट पे कैसे कैसे, जैसे एक बच्चे को हम आगे बढ़ाते हैं तो उन्होंने बढ़ाया। तो ये तो उनका आशीर्वाद ही है। खैर हम तो इस लायक भी नहीं थे, कि मेरे को तो ऐसा था कि मेरी डिग्री हो ही नहीं पाएगी, बट हो गई उनके आशीर्वाद से। तो अगली वीडियो में मैं आपको कुछ और चीज़ें बताऊंगा। ये बहुत से लोगों को पता थी, बट इसके पीछे की मेरी स्टोरी नहीं पता थी। तो आगे मैं वीडियोस में और भी स्टोरीज़ लेके आऊँगा ऐसे ही, जो मेरी रियल लाइफ स्टोरीज़ हैं, और आपको बताऊँगा। धन्यवाद।